साथियों, आज हम इस लेक्चर में बॉक्सर विद्रोह, बॉक्सर रिबेलियन के परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछली वीडियोस थी, पिछले जो लेक्चर थे, उसमें हम बॉक्सर विद्रोह के कारण हमने डिस्कस किए थे और उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901 में, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बॉक्सर विद्रोह का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और जो बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन होता है 1901 में, तो उसके प्रति रूस का क्या दृष्टिकोण था वो भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो साथियों ने बॉक्सर विद्रोह की पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो एक बार आप वो लेक्चर, वो वीडियोस देख लो ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे बॉक्सर विद्रोह के परिणाम, रिजल्ट ऑफ बॉक्सर रिबेलियन। तो बॉक्सर आंदोलन को चीन के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। यह आंदोलन भले ही असफल हो गया हो, बट इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम निकले थे, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। तो जो पहला परिणाम था वो था चीन को एक अपमानित संधि करनी पड़ती है। बॉक्सर आंदोलन की असफलता के कारण इसका सबसे बुरा परिणाम यह निकला कि चीन को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत ही अपमानित संधि करनी पड़ती है। चीन की ओर से विदेशी शक्तियों को वे सभी सुविधाएं देनी पड़ी जो वो कभी भी देने के लिए तैयार नहीं थे। इन सुविधाओं से विदेशियों की शक्ति और प्रभाव में और वृद्धि हो गई। तो जो पहला परिणाम है बॉक्सर विद्रोह का, चीन को अपमानित संधि करनी पड़ती है और उन जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनको इतने बेनिफिट देने पड़ जाते हैं चाइना को कि चाइना की सरकार कमजोर पड़ जाती है और जो ये वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं वो काफी पावरफुल हो जाती हैं। अगला है मंचू सरकार के विरुद्ध घृणा। बॉक्सर आंदोलन में मंचू सरकार की दोहरी नीति, दोगली नीति का लोग अवेयर हो गए उनकी दोगली नीति से। कभी सरकार विदेशों की हेल्प कर रही है, ठीक है, कभी अपनी जनता की हेल्प कर रही है। तो वहां की सरकार ने एक स्टैंड लिया ही नहीं, उसने ये क्लियर ही नहीं किया कि मैं अपने देश की जनता के साथ हूं या मैं दुश्मनों के साथ हूं, ठीक है। उसने अपना जहां बेनिफिट देखा, कभी विद्रोहियों के साथ होगी वहां की चीन की सरकार, कभी विदेशी ताकतों के साथ अपनी सेटिंग कर लेती थी वहां की चीन की सरकार। मंचू सरकार ने पूरी तरह से आंदोलनकारियों की सहायता नहीं की थी और आंदोलनकारियों को लगता था कि अगर चीन की सरकार हमें हेल्प कर देती इस विद्रोह में तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इस घृणा के कारण लोग मंचू सरकार के राज्य को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करने के लिए कोशिश करने लगे। और जैसा कि आपने चाइनीज हिस्ट्री में पढ़ा भी है कि इसके बाद चाइना में चीनी क्रांति होती है। तो उसका बीज इसी विद्रोह में बी दिया गया था, इसी विद्रोह में वो बीज बो दिया गया था और उसका फल मिलता है 1911 चीनी क्रांति में। अगला पॉइंट है चीन पराजित राष्ट्र समझा जाने लगा। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर मैसेज ये जाता है कि चीन तो एक लूजर है, चीन एक फेल कंट्री है, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक बेइज्जती, एक अपमान सहना पड़ा था। बॉक्सर आंदोलन की यद्यपि मंचू सरकार ने पूरी सहायता नहीं की थी, परंतु बॉक्सर आंदोलनकारियों को कुछ सहयोग देने के कारण साम्राज्यवादी शक्तियों ने उन्हें हराकर चीन में अपनी शक्तियों में वृद्धि कर ली थी। साम्राज्यवादी चीन को स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानते थे, बल्कि पराजित और जीता हुआ राष्ट्र पराजित और हारा हुआ राष्ट्र समझते थे। विदेशी चीन में बहुत शान से रहने लगे थे और स्वयं को विजयी समझते थे। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी,
जो बॉक्सर विद्रोह में जीत गई थी, वो अपने आप को चाइना में राजा समझने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने बॉक्सर प्रोटोकॉल की शर्तों के अनुसार बहुत सारे बेनिफिट अपने फेवर में कर लिए थे। अगला है चीन के इतिहास में प्रभाव। बॉक्सर आंदोलन बेशक असफल हो गया था, बट इसके चीन के आने वाले इतिहास में बहुत गहरा प्रभाव डाला। शीघ्र ही मंचू सरकार का अंत और चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति द्वारा गणतंत्र की स्थापना बॉक्सर आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव और परिणाम थे। बॉक्सरों द्वारा चीनियों में मंचू सरकार के विरुद्ध संघर्ष की भावना इस आंदोलन का ही प्रभाव थी। अगर बॉक्सर विद्रोह नहीं होता तो जो चीनी क्रांति हुई थी आने वाले समय में, वो नहीं होती। अगला है कि चीन का विभाजन रुक गया। चीन में वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, उन्होंने काफी सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। हर तरफ विदेशी छाए हुए थे। इस तरह लगता था कि उस समय चीन का विभाजन दूर नहीं, क्योंकि पश्चिमी शक्तियां इसके बारे में पूरी तैयारी कर रही थी और वो उनकी कोशिश भी थी कि हम चाइना को बांट दें। परंतु बॉक्सर विद्रोह ने विदेशियों के विरुद्ध चीनियों के अंदर बहुत घृणा भर दी थी। लोग बॉक्सर विद्रोह के कारण विदेशियों के जानी दुश्मन बन गए थे। इस तरह की स्थिति देखकर साम्राज्यवादी शक्तियों ने चीन के विभाजन का प्रश्न ही छोड़ दिया। यह केवल बॉक्सर विद्रोह का ही प्रभाव था। तो चाइना के जो लोग थे, देशभक्त थे, किसान थे, हर वर्ग के लोग थे, वो बहुत घृणा की दृष्टि से देखते थे विदेशियों को। तो वहां जो विदेशी शक्तियां थी चाइना में, उनको लगता था कि अगर हम और कुछ करते हैं चाइना के लोगों के साथ, अगर इसका विभाजन करते हैं चाइना का, तो हमें बहुत ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ेगा यहाँ के लोगों से। तो उन्होंने ये अपने मन से ये वहम ही निकाल दिया कि हम चाइना को नहीं बांटेंगे। चाइना को बांटने का अब ये इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। सुधार करने के बारे में सरकार का कार्यक्रम। बॉक्सर आंदोलन मंचू सरकार को यह अनुभव करवा दिया उसने, बॉक्सर विद्रोह ने, कि चीन में प्रत्येक क्षेत्र में सुधारों की बहुत आवश्यकता है। जब तक सुधार नहीं होते, लागू नहीं होते, चीन को हर तरह से आधुनिक नहीं बनाया जा सकता। चीन में से जो पश्चिमी शक्तियों को निकालना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा हो गया था। इसलिए जो चिंग डायनेस्टी, मंचू शासन की जो महारानी होती है, उसके द्वारा चीन में सुधारों का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम बनाया गया कि अब हम चीन में सुधार करते हैं ताकि चीन में भी डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, चीन भी एक विकसित राष्ट्रों की सूची में जाए, लिस्ट में आए। अगला है आर्थिक क्षति। बॉक्सर प्रोटोकॉल के अनुसार चीन द्वारा पश्चिमी शक्तियों को भारी राशि युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति के लिए देनी पड़ी थी। यह राशि इतनी अधिक थी कि चीन की आर्थिकता की कमर टूट गई। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब बॉक्सर प्रोटोकॉल होता है 1901 में, तो उसमें तकरीबन उनको 45 करोड़ टाइल देने पड़ते हैं युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए यूरोपियन कंट्रीज को। तो इतनी ज्यादा पैसा देना युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए, तो इसने चीन की सरकार की कमर तोड़ दी थी। ठीक है। साथ ही चीन के आय के स्रोत भी काफी कम हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोल जो इकोनॉमी का था वो किसके पास चला गया, यूरोपियन कंट्रीज के पास, या कुछ जापान के पास, या कुछ रशिया के पास। इस तरह नित्य प्रति चीन आर्थिक मंदी के गर्त में पूरी तरह फंसता जा रहा था। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन थी चाइना की, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है चीन कमजोर हो गया। अब इतने सारे उसके ऊपर बॉक्सर प्रोटोकॉल की शर्तें लगा दी।
ठीक है, उसको युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि भी देनी थी 45 करोड़ त्याल, ठीक है। और बहुत सारे जो सेक्टर्स थे जहां पर पहले चीन की सरकार का कब्जा था, इकोनॉमी के लिए जो महत्वपूर्ण थे, वो यूरोपियन कंट्रीज के हाथों में चले गए। तो इस वजह से हर तरफ से चीन कमजोर होता गया, आर्थिक तरफ तरफ से भी, राजनीतिक तरफ से भी। तो हर तरफ से चीन कमजोर होता गया। बॉक्सर आंदोलन की असफलता से चीन की कमजोरी सामने आ गई, दुनिया के सामने आ गई। सरकार ने भले ही छिपकर बॉक्सर विद्रोहियों की हेल्प करी थी, ठीक है, फिर भी बॉक्सर जो विद्रोह था वो बुरी तरह दबा दिया गया। इससे चीन की कमजोरी सबके सामने आ गई इंटरनेशनल लेवल पे कि चीन में किसी भी विदेशी आक्रमण को रोकने की शक्ति नहीं है। लोग स्वयं को असुरक्षित अनुभव करने लगे और सरकार की कमजोरी उनकी आंखों में खटकने लगी। तो साथियों, इस लेक्चर में हमने बॉक्सर विद्रोह के परिणाम, जो रिजल्ट थे, वो डिटेल में डिस्कस किए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बॉक्सर विद्रोह का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।